लोग मॉडर्न अध्याय के जिसमें जानेंगे यूरोपियों का आगमन से रिलेटेड प्रश्नों का हल देखेंगे तथा उन कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा करेंगे जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुख्यतः यह जो चैप्टर है, किस प्रकार से भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना होती है, किस प्रकार से एक एक कर यूरोपीय देश से यहाँ पे व्यापार करने की दृष्टि से, व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ पे आते हैं और व्यापार करने के साथ साथ में फिर उपनिवेशवाद स्थापित करते हैं और फिर भारत किस तरह से गुलाम होता है, उन सभी पे चर्चा यहाँ पे होगी। तो पहला प्रश्न देखा जाए, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और सूची 2 में है स्थापना वर्ष। तो देखिए, पहला जो है यूरोपीय कंपनी की स्थापना में, पहला पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी जितने भी कंपनी है, आपको पता होगा कि जो भी यूरोपीय व्यापारिक कंपनी आई तो सिर्फ यहाँ आके उसका नामकरण नहीं हो गया, वहाँ के जहाँ से वो चली थी, वहाँ देश के जो राजा, जो भी जिस प्रकार से वहाँ शासन था, वहाँ के शासक द्वारा, वहाँ के जो शासन कर रहे थे उनके द्वारा क्या किया गया, एक तरह से कंपनी बनाया गया, एक तरह से उसे कंपनी बनाकर दक्षिण पूर्वी एशियाओं में व्यापार करने के लिए भेजा गया, साथ में अन्य सुरक्षा भी दिया गया। तो क्या जो पुर्तगाली से वास्को डी गामा आते हैं, क्या वो अकेले आते? नहीं, आपको पता होना चाहिए जब पुर्तगाली गामा, वास्को डी गामा वहाँ से निकलते हैं तो उनके साथ में सुरक्षा के लिए कई जहाज साथ में आते हैं। और जब भी कोई भी यूरोपीय देश या अन्य महादेशों या देशों के भ्रमण के लिए जाता था, खोज के लिए जाता था, उपनिवेशवाद के लिए निकलता था, तो वहाँ पर जाने से पहले एक वसीयत लिखा जाता था, क्योंकि बहुत कम ही लोग रिटर्न आ पाते थे। उस समय की बात है, आज से 1600 की बात है, 1498 1500 ईस्वी में, उस वक्त की बात है। तो वसीयत पहले ही लिखा जाता था। तो उसी समय जब विदा किया गया वास्को डी गामा के, दो जो पुर्तगाली के वहाँ के शासक थे, काफ़ी हर्षोल्लास काफ़ी के साथ, और जो इनके परिवार थे उन्होंने वहाँ पर उस चीज़ का स्वागत किया, और एक मन में उदासी भरा था कि क्या वो लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। तो कहानी स्टार्ट होता है वास्को डी गामा से। वास्को डी गामा जब यूरोप पुर्तगाल से निकलते हैं तो उसके साथ में अन्य बेरा भी जाता है सहयोग के लिए, साथ के लिए, और उसमें से मात्र एक सफलता प्राप्त करता है जो बोट रहता है जिसपे वास्को डी गामा रहते हैं, और वो भारत में पहुंचते हैं कब? 1498 ईस्वी में। तो वही यूरोपीय पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में होती है, और उसी साल वो क्या करते हैं, भारत में पहुंचते हैं 1498 ईस्वी में, वह कालीकट बंदरगाह पर, जहाँ के राजा जेमरिन के द्वारा स्वागत किया जाएगा, और पुनः फिर यहाँ से उनको आज्ञा मिलेगा। उनको यहाँ से आगे मिलने के बाद वो क्या करते हैं, अन्य मसाला के साथ साथ में जड़ी बूटियां लेकर वह यूरोप जाते हैं, वहाँ जाकर बेचते हैं, तो यहाँ से 60 गुना ज़्यादा मुनाफा होता है। तो ये कहानी स्टार्ट होता है। तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक उसी प्रकार एलिजाबेथ प्रथम का वहाँ शासक रहता है, और उस समय दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी की स्थापना की। इसमें शासक बहुत सारे जो एडवेंचर रहते हैं, उनके नामाकरण पर उनके मिलाकर एक कंपनी की स्थापना, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें आप देखेंगे जो इसके संबंधित जो नियम कानून, क्योंकि जो भी कंपनी बनकर आ रही थी तो वहाँ के शासक के किससे, वहाँ के शासक के सहयोग से नियम कानून बनाने के बाद, तो उसके बाद वो क्या रही थी, दक्षिण पूर्व एशियाओं के साथ व्यापार या उपनिवेशवाद या जो कहिए कि वहाँ पर करने के लिए, व्यापार करने के उद्देश्य से वो निकल रहे थे। तो वही ब्रिटिश इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में होता है, दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 15 से 20 वर्षों के लिए दक्षिण पूर्वी भारत के साथ, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करने के लिए भेजा था, और वो निकलता है। तो 1600 ईस्वी में कौन आएगा, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी की स्थापना होती है। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक इसी प्रकार डच का द ओरिएंटल होता है, कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में होती है। फिर यह भारत में होता है। फिर फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में आता है। तो इस प्रकार से यूरोपीय कंपनी भारत में आते हैं, और वो इस तरह से इस कंपनी का यही स्थापना वर्ष रहता है। और फिर स्थापना वर्ष वो क्या करते हैं, भारत की धरती पर पहुंचते हैं। उसके बाद फिर एक दूसरे में प्रतिद्वंद होता है, किसके लिए, शासन और इस उपनिवेशवाद को कायम करने के लिए। दो में देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। ऊपर हम लोगों ने देखा किस तरह से जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनी थी उसकी स्थापना हुई। वह जो स्थापना हुई कोई एक व्यापार के सोच लेने से या कोई एक व्यक्ति के सोच लेने से नहीं हुआ, वह एक व्यापारिक कंपनी थी, जिसे क्या हो रहा था, वहाँ के शासक के द्वारा परमिट मिलने के बाद वह दक्षिण पूर्वी या अन्य किसी देश महादेश के साथ वह व्यापार करने या खोज करने या वहाँ पहुँचने के लिए वह उसे सहयोग मिल रहा था। एक तरह से वह ऑफिशियली क्या कर रहा था, आधिकारिक रूप से जारी किया गया क्या था, वह व्यापारिक कंपनी था।
तो इसलिए हम लोगों ने ऊपर देखा। अब करा जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां हैं उन्होंने मुख्यालय किस तरह से स्थापना किया, मुख्यालय के बारे में जानेंगे कि पहला है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसका वह मुख्यालय, आपको पता होगा कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना वर्ष कंपनी का 1498 ईस्वी में, और वही उसी वर्ष क्या होता है 1498 ईस्वी में भारत पहुँचता है। पुर्तगाली जो भारत पहुँचते हैं उनका नाम होता है वास्को डी गामा, जो क्या होता है कालीकट के बंदरगाह पर पहली बार पहुँचते हैं। वहाँ के राजा जेमरिन के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है, और फिर यहाँ पर वो क्या करते हैं, उनका हार्दिक स्वागत करने के बाद जो राजा रहते हैं वह वास्को डी गामा को अपने साथ मसाला और जड़ी बूटियों ले जाने का आज्ञा प्रदान करते हैं, और यह परमिट मिलने के बाद वह यूरोप में ले जाकर बेचता है। और जैसे ही बेचता है तो यहाँ से उसको 60 गुना अधिक मुनाफा होता है। इस मुनाफे को देखकर यूरोपीय कंपनियों में आने की होड़ मच जाती है, और सभी एक दूसरे के साथ फिर प्रतिद्वंदी स्टार्ट हो जाते हैं, प्रतिद्वंदिता एक दूसरे में। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी अब आते तो जरूर है, लेकिन मुख्यालय क्या आज के ऐसा था कि पहले मुख्यालय निश्चित कर लिया था। जैसे आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संघ है उसकी, जैसे यूएन हो गया, यूएनडीपी हो गया, यूनेस्को हो गया, उन सभी का मुख्यालय निश्चित हो जाता था, स्थापना से पहले किया जाता था। लेकिन पहले नहीं था। पहले क्या था, ऐसा तो नहीं था ना कि उसके अंडर में था, सभी के सहयोग से था, वह मात्र एक देश के सहयोग से अन्य महादेशों के साथ व्यापार करने के लिए आता। तो वहाँ परिस्थिति स्थिति जानने के बाद इस मुख्यालय की स्थापना की। तो पहले कंपनी का स्थापना हुआ, फिर वो आया अनुकूल परिस्थिति के बाद वह मुख्यालय की स्थापना हुआ। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पहला जो है वह अपना मुख्यालय गोवा में बनाता है। वो आप देखेंगे कि गोवा में इसका स्थापना कब होगा, वो जब अल्बुकर्क आएगा। तो अल्बुकर्क यहाँ पर क्या करेगा, सबसे प्रतिष्ठित और योग्य वायसराय माना जाएगा, क्योंकि इसी के शासनकाल में वह क्या होगा कि जो बीजापुर के शासक आदिल शाह होंगे उससे गोवा को जीतेगा। फिर मलक्का के संधि पर भी वह कृष्णदेव राय के साथ मिलकर वो अधिकार कर लेगा। फिर आप देखेंगे कि वह सती प्रथा को अपनी, मतलब ये एक क्या वास्तविक शासक जो बोला जाता है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का, वह अल्बुकर्क। तो यह अब मुख्यालय गोवा में बनाएगा। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यह भारत में आएगी। अब यह मुख्यालय यह तो जरूर 1600 ईस्वी में चली आती है। इस कंपनी की स्थापना हो जाता है दक्षिण पूर्व एशिया के साथ 15 से 20 वर्षों के लिए, कहीं 15 भी मिलेगा कहीं 20 भी मिलेगा। तो 15 से 15 वर्षों के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए उसमें ये इस क्रम में ये भारत पहुंचेगा 1600 ईस्वी में। कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद फिर आप देखेंगे किस तरह से कंपनी की पहले फैक्ट्री की स्थापना होती है, जो सूरत में जहांगीर के समय में मिलता है। लेकिन फिर क्या होता है, जब सूरत में मिल जाता है परमिट बनाने के लिए, तो फिर बीच में काम रोक देना पड़ता है। क्यों रोक देना पड़ता है, क्योंकि जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, अर्थात पुर्तगाली भी होते हैं, व्यापारिक भी होते हैं, वो इसका विरोध करने लगते हैं, जिसके कारण वो जो दिया जाता है जहांगीर के द्वारा वह फरमान वापस ले लिया जाता है। फिर उसके बाद फिर मसूलीपट्टनम में वह क्या करेगा, वो उस फैक्ट्री को बनाकर स्थापना करेगा, फिर वो 13 में बनेगा। ये कहा। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी आप देखेंगे नेकपट्टम जो तमिलनाडु के पास में होगा, वहाँ पर फिर इसकी स्थापना होगी, डच के द्वारा मुख्यालय बनाया जाएगा। फिर आप देखेंगे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपना मुख्यालय पांडिचेरी में बनाएगा, जो शाइस्ता खां जो औरंगजेब के मामा होता है उनके द्वारा ये क्षेत्र दिया जाता है, जिसको 1690 से 92 में पांडिचेरी के रूप में विकसित करता है, फिर वो मुख्यालय बनाता था। ये था यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का मुख्यालय। किस तरह से पहले वो आते हैं, फैक्ट्री की स्थापना करते हैं, फिर स्थिति परिस्थिति को देखते हुए वहाँ पर फिर वो अपना मुख्यालय का स्थापना करते हैं। तो मुख्यालय अलग है, पहली फैक्ट्री पहली कंपनी का स्थापना दोनों अलग है। ये कभी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट देखिए 3 में आना है। 3 में कहा निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का मध्यकाल भारत में आगमन हुआ। अब करा मध्यकाल में, तो पुर्तगाली ब्रिटिश, अब यहाँ पे मिलान करना। पुर्तगाली हम लोगों ने देखा किस तरह से यूरोपीय व्यापारिक कंपनी 1498 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 16 में होता है। डच का देखेंगे तो 1602 ईस्वी में होगा, जिसमें से हम लोगों ने देखा कि 1602 ईस्वी में स्थापना होती है। फिर वो नेकपट्टनम जो तमिलनाडु के पास में होता है, व्यापारिक कोठी की स्थापना की जाती है। फिर डेनिस होता है, डेनिस ये लगभग 1611 ईस्वी में आते हैं। फिर फ्रेंच 1664 ईस्वी में आता है। फ्लैंडर्स नहीं आते हैं, फिर स्वीडिश आते हैं। तो 6 नंबर नहीं होगा, बाकी 1 2 3 4 5 7। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जो मध्यकाल में क्या है क्रमबद्ध तरीके से आते गए। सबसे पहले पुर्तगाली आए। 4 में देखिए वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अभी हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले जो भारत पे आता है, कौन सा आता, वह आता पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो वास्को डी गामा के नेतृत्व में आता है। वास्को डी गामा पहली बार क्या होते, कालीकट जो बंदरगाह होते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं, और वहाँ के जो राजा रहता है कौन, जेमरिन होते हैं। कौन, कालीकट के जो प्रसिद्ध बंदरगाह होता है, वह बंदरगाह कालीकट हो गया। तो कालीकट वही बंदरगाह कहिए, वहाँ पर एक कपक डाबू नामक बेड़ा उतारता था, वही होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे। तो वो करा पुर्तगाली जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया। तो पहले तो कौन आते हैं, ये आते हैं वास्को डी गामा आते हैं। फिर वास्को डी गामा पुनः चले जाते हैं। फिर 1500 ईस्वी में कौन आता है, वह पेड्रो अल्वरेज आता है। वह 1500 ईस्वी में आता है, भारत पहुँचता है। फिर 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः आते हैं। अब फिर क्या होता है
उसके बाद स्थापना होता है कोचीन में पहली फैक्ट्री का 1503 ईस्वी में, फिर कुन्नूर में 1505 ईस्वी में। अब 1505 ईस्वी में जब फैक्ट्री स्थापना होता है, अब उसके बाद क्या होता है, वायसराय को भेजना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि आप देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जरूर व्यापारिक कंपनी आती है, लेकिन आप देखेंगे 1773 ईस्वी का फिर वहाँ के शासकों के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया जाता है। यानी वह स्पष्ट रूप से कह दिया जाता है कि यह जो मामला होगा भारत में व्यापार करने का, वह सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी हक नहीं होगा, बल्कि क्या करेगा, इसके संबंध में ब्रिटिश शासक क्या करेगा, नियम कानून को लागू करेगा और उसे पालन करना पड़ेगा। यानी वह अपने अंडर में वह उसे क्या करना चाह रहे थे, रखना चाह रहे थे। ठीक उसी प्रकार होता है, इस प्रकार से कोठी स्थापना होती है। तो पुर्तगालियों के द्वारा भी क्या कहता है, पहला वायसराय भेजा जाएगा 1505 से 1509 ईस्वी के बीच में, फ्रांसो डी अल्मीडा को भेजा जाएगा। वह 1505 से 9 में रहेंगे। फिर उसके बाद अल्बुकर्क 1509 से 15 में आएंगे, और यही अल्बुकर्क क्या होंगे, वह उसका वास्तविक शासक होंगे। तो पुर्तगाल जिसने गोवा पर अधिकार किया था वह हो जाएगा फ्रांसो डी अल्बुकर्क। यही 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक जो होते हैं यूसुफ आदिल शाह से क्या कहते हैं, वहाँ से गोवा को अपने अंडर में ले लेते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वह कृष्णदेवराय से मिलकर भटकल में एक किला का भी आदेश करते हैं। फिर अल्बुकर्क 1511 ईस्वी दक्षिण पूर्वी एशिया पर मलक्का पर भी नियंत्रण कर लेता है। फिर उन्होंने यह भी देखा कि अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बंद कर देता है तथा पुर्तगालियों को भारतीयों से विवाह करने के लिए भी वो प्रोत्साहित करता है। फिर वो 1515 ईस्वी में चर्च भी बनाता है जिसका नाम सेंट जोवियर चर्च होता है। तो ये कहानी है अल्बुकर्क, इसलिए अल्बुकर्क को पुर्तगाल का वास्तविक शासक के रूप में भी इसे जाना जाता है। बाकी तो अल्मेडा हम लोगों ने देखा पहले आ गया। वास्को डी गामा वह क्या है कि व्यापारिक प्रतिनिधित्व के रूप में पहले व्यक्ति आए थे। फिर 5 में देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। अब कह रहा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल। अब देखिए गवर्नर जनरल यहाँ पर कह रहा है, तो जैसे ही अगर गवर्नर कहता तो रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन गवर्नर जनरल की बात होगी तो वह हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। गवर्नर जो रहे थे क्लाइव से लेकर वारेन हेस्टिंग तरह के। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल इसलिए वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, जो 1772 से 1785 ईस्वी तक आप देखेंगे कि वारेन हेस्टिंग रहते हैं। और बाकी अलग है, क्लाइव का आप देख लेंगे तो 1757 से 60। तो ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर कर है गवर्नर जनरल की बात हुई है इसलिए वारेन हेस्टिंग आया। और फिर ये भी देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तराधिकारी रहा वह वारेन हेस्टिंग्स ही वास्तविक रूप से होता। और बाकी तो अलग है, सर जॉन शॉर ये वाइसराय रहे थे, ये सभी बाद में आए थे। नेक्स्ट 6 में देखिए, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो आशा करते हैं इस प्रश्न का जवाब आपको पता ही होगा कि सबसे पहले देखिए किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित भी किया। तो ऑप्शन में क्या है, ब्रिटिश है, फ्रेंच है, उसके बाद डच है, पुर्तगाली है। तो बिल्कुल पुर्तगाली हो जाएगा, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आते हैं। फिर क्या होते हैं, जाने के बाद उनको यहाँ से क्या कहता है, मसाला और जड़ी बूटियों ले जाने का आज्ञा प्रदान होता है। वो ले जाते हैं, वहाँ जाकर उसे बेचते हैं। तो लगभग 60 गुना किसको आने और ले जाने का खर्च को छोड़कर 60 गुना मुनाफा होता है। इस मुनाफे को देखते हुए यूरोपीय कंपनी की आने की होड़ लग जाती है। फिर एक दूसरे में प्रतिद्वंद्विता स्टार्ट होता है, फिर एक दूसरे से युद्ध भी होगा, और उस युद्ध में जो जीतेगा वह भारत में उपनिवेशवाद करेगा। फिर उसमें ब्रिटिश क्या होता है, कामयाब होता है, और 200 वर्षों तक भारत को गुलामी झेलना पड़ता है। देखिए 7 में वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा वह कालीकट के बंदरगाह पर उतरता है, जिसमें वहाँ के राजा जेमरी के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। तो वह आते हैं, फिर यहाँ से फिर क्या होता है, वह अपने साथ मसाला और जड़ी बूटियों को ले जाकर यूरोप के बाज़ार में बेचते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी मुनाफा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद से फिर क्या आते हैं कि इनके जाने के बाद फिर क्या होते हैं, ये पेट्रो अल्वेरेज आते हैं 1500 ईस्वी में। फिर जब पेट्रो अल्वेरेज आएंगे, फिर उसके बाद 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डी गामा आता है। फिर 1503 ईस्वी में क्या होगा, एक कोची फैक्ट्री की स्थापना किया जाएगा। कहाँ, 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापना किया जाएगा। फिर 1505 में कोनूर में स्थापना किया जाएगा। देखिए 8वां है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि वहाँ के शासक एक व्यापारिक कंपनी का बनाने के बाद दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए वास्को डी गामा के नेतृत्व में वहाँ से क्या किया था, इस बेड़ा को अलविदा किया जाता है, यानी वहाँ से उसको भेजा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 9 में, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। कह रहा है अब अंग्रेज की चर्चा हुआ है। तो अंग्रेज जो आते हैं भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से, वह को स्थापना होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो एलिजाबेथ प्रथम होती है उनके शासनकाल में होता है। जिसमें आप देखेंगे कि जो अहम भूमिका होता है किसको बनाने में, ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाने में, तो वह होता है एक व्यक्ति होते हैं टॉमस स्माइथ। ये उसके नियम कानून जो भी रूल रेगुलेशन होता है वो तैयार करते हैं। तो एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। तो प्रथम जो गवर्नर होता है वह टॉमस स्माइथ ही होते हैं।
क्योंकि वो उसके नियम कानून को प्रथम जो 4 महीना होता है ना, उसके बाद उन्हीं को बनाया जाता है, गवर्नर बनाया जाता है। हालांकि फिर उन पर एक विवाद हो जाता है, कोई ये युद्ध को लेकर, मतलब कहिए एक विद्रोह होता है, एक्सेस विद्रोह, जिसके कारण 3 महीना बाद उन्हें छोड़ना पड़ता, फिर 1603 ईस्वी में फिर वो नियुक्त होते हैं। तो ये आगे हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। तो यहाँ पर कहा कि जहांगीर के दरबार में, तो जहांगीर का शासनकाल रहता है, वह रहता है कब से कब तक, 1505 से 27 में रहता है। तो उस समय जो आकर भेंट करता है, ऑप्शन में देखिए क्या है, सर जॉन है, सर टॉमस रो है, आल्बर्ट बीता है, सर जॉन सोर है। तो इस प्रश्न में क्या है कि हॉकिंस का चर्चा नहीं हुआ है, तो हुआ हो जाएगा सर टॉमस रो हो जाएगा। तो आप ध्यान में देखेंगे सर टॉमस रो जो 1600 कब आता है, ये 1615 ईस्वी में आते हैं। हालांकि इससे पहले भी कौन आते हैं, हॉकिंस आते हैं, जो हेक्टर नामक जहाज से आता है। तो उसको फारसी और तुर्की का ज्ञान होता है, जिससे वो काफ़ी प्रभावित होता है जहांगीर, और उनको 400 का मनसब भी प्रदान करता है और उपाधि भी देता है। तो यहाँ पर लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो सर टॉमस रो जो 1615 ईस्वी में आएंगे, तो वह हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए 10 में, गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो गोवा, दमन, दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया जाता है, डच के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा। तो गोवा, दमन और दीप, ये जो तीनों होते हैं, गोवा कहाँ है आपको पता ही होगा, ये आपका हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे हो गया कर्नाटक, तो ही महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में आपको गोवा देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कौन सा ये नदी है, ये मंगलोर एक नदी भी है, मयूराची, वो आपको वहाँ पर बहने को मिल जाएगा, जो काफ़ी है। तो वहाँ पर ये गोवा, दमन और दीप का जो उपनिवेशवाद मूलतः है, वह किसके द्वारा किया गया था, वह किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। आप फिर देखेंगे किस तरह से सबसे अंत में पुर्तगालियों को क्या कहता है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा को छोड़ा जाता है। तो यह हो जाएगा उपनिवेशवाद। देखिए उपनिवेशीकरण का अर्थ ही होता है, उपनिवेश का अर्थ होता है कि दूसरे देश में आए हुए लोगों की बस्ती को, उसी को उपनिवेश कहते हैं। अर्थात दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वह जीता हुआ देश जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग क्या कर रहे हैं, आकर बस गए हों, तो वही उपनिवेश कहता है। हालांकि उपनिवेशवाद पहले जो भी थे, जिस अगर बात की जाए अंग्रेज है, उसका कहना है कि उपनिवेशवाद के कारण ही भारत का विकास हुआ, लेकिन ऐसा तो नहीं ना। वह उपनिवेशवाद का सभी देशों का जिम्मा रखा हुआ था, उसे कोई बुलाया था। तो इस तरह से उपनिवेशवाद का कंट्राडिक्ट भी कई जगह देखने को मिला है। 11 में देखिए, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। तो अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी, तो जो अल्बुकर्क थे, हम लोगों ने देखा कि अल्बुकर्क कौन थे, याद करिए कि क्या होते हैं, जब पुर्तगालियों के द्वारा वायसराय को भेजा जाता है, तो पहला वायसराय क्या होते हैं, वह होते हैं फ्रांसो डी अल्मीडा, जो 1505 से 1509 ईस्वी के बीच में रहते हैं, और वह जो होते हैं ब्लू वाटर की पॉलिसी को अपनाते हैं, यानी कि शांत नीति से शांतिपूर्वक व्यापार करने के उनका उद्देश्य होता है, उनका लक्ष्य होता है, यही ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था, किनके द्वारा दिया गया था, तो वह फ्रांसो डी अल्मीडा के द्वारा अपनाया गया था। उसके बाद फ्रांसो डी अल्मीडा के बाद 1509 ईस्वी से 1510 ईस्वी के अल्बुकर्क आते हैं, जो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से क्या करते हैं, बीजापुर के शासक सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लेते हैं, और जीतने के बाद फिर वहाँ का क्या होते हैं, अपने अंडर में ले लेते हैं। फिर अल्बुकर्क क्या होता है, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय से मिलकर भटकल में भी एक किला बनाते हैं। फिर मलक्का की संधि मलक्का का जो मतलब कहिए कि वो होता है, एक क्षेत्र होता है, उस पर भी नियंत्रण अल्बुकर्क कर लेता है। फिर 1515 ईस्वी में एक और काम इसके द्वारा किया जाता है, क्या किया जाता है, होर्मुज जो फारस की खाड़ी है ना स्थित, होर्मुज पर भी अधिकार कर लिया जाता है। फिर क्या होता है, ये सती प्रथा को अपने क्षेत्र में बंद कर देता है, पुर्तगालियों को ये भारतीयों से शादी करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बहुत सारे कार्य, एक चर्च की भी स्थापना किया जाता है, सेंट जोवी चर्च, तो ये काफ़ी, तो इसलिए अल्बुकर्क को क्या कहा था, वास्तविक शासक भी और वास्तविक वायसराय कहिए, शासक भी कहिए, कहा जाता है पुर्तगालियों की। 11 के बाद 12 में हम लोग आते हैं। 12 में करा, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो भारत में समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले तो पुर्तगाली के द्वारा ही की गई, क्योंकि पुर्तगाली ही वो व्यक्ति थे, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में, जो सबसे पहले भारत में पहुँचते हैं, जो कहाँ पर उतरते हैं, कालीकट के बंदरगाह पर पहुँचते हैं। फिर वहाँ के राजा के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। 13 में देखिए, ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी। तो आपको पता होगा ब्रिटिश है, उस समय कौन थे, याद करिए, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया जाता है, और फिर उस स्थापना करने के बाद में क्या होता है, उसके नेतृत्व में, व्यापारिक कंपनी के नेतृत्व में कौन पहुंचता है, सबसे पहले विलियम हॉकिंस को भेजा जाता है। विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में पहुंचता है, भारत पहुंचता है, और पहुंचने के
के बाद क्या करता है, वह जो जहांगीर होता है जहांगीर के दरबार में जाता है और जाने के क्रम में वह फारसी और तुर्की के उसके पास ज्ञान होता है। इस ज्ञान को देखकर काफ़ी प्रभावित होता है जहांगीर और उसे 400 का मनसब भी प्रदान करता है और उसे उपाधि भी देता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। तो वह होता है, उसके बाद हॉकिंस आता है, उसके बाद सर जॉन शोर आता है। सर जॉन शोर सूरत में और तथा कलकत्ता में भी व्यापार करने की, फैक्ट्री करने की जो अनुमति होता है वो प्राप्त कर लेता है। तो पहली फैक्ट्री को किससे प्राप्त किया जाता है, तो वह हो जाता है जहांगीर के समय में, जो 1605 ईस्वी से 1627 रहे थे, और अकबर है जो 1656 से 1605 के बीच में, औरंगजेब आप लास्ट में 1707 ईस्वी तक रहेगा। तो ये था क्रम। तो सबसे पहले हो जाएगा वह जहांगीर के समय में, फिर आप देखिए किस तरह से फिर फर्रुखसियर के समय में भी फरमान जारी किया जाएगा। 14 में देखिए भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो समुद्री मार्ग की खोज वह किया गया था किसके द्वारा, वास्को डी गामा के द्वारा 1498 ईस्वी में। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई, काफ़ी अच्छा प्रश्न। देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध पूछ गया, आपको कर्नाटक युद्ध समझना होगा। कर्नाटक युद्ध क्या होता है, यह जो होता है कर्नाटक पर अधिकार अंग्रेजों के द्वारा तो किया जाता है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, फ्रांसीसियों के द्वारा कर लिया जाता है। अब ये फ्रांसीसी होते कौन है, डुप्ले वह होता है व्यक्ति, पहला जो होता है वह होता है डुप्ले व्यक्ति होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए कहानी को थोड़ा समझिए, क्या होता है कर्नाटक में, कर्नाटक जो प्रथम युद्ध होता है उस युद्ध में एला सापेल के संधि होता है, और फिर होता है पांडिचेरी की संधि, और थर्ड होता है पेरिस की संधि। तो जो डुप्ले होता है, डुप्ले को वायसराय के रूप में भेजा जाता है। और इस डुप्ले की बात की जाए तो ये काफ़ी मतलब कहिए कि यह डुप्ले वही व्यक्ति था जिसने क्या किया, वह पहला व्यक्ति था जिसने यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी थी। यह पहला व्यक्ति था जिसने यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त किया था। यह वही व्यक्ति डुप्ले था जिसने पहली बार वे हथकंडे का प्रयोग किया जो भारत के जीतने के लिए अंग्रेजों का मार्गदर्शक बना। तो आखिर में ये डुप्ले था कौन, तो ये डुप्ले था जो क्या किया गया था, हम लोगों ने देखा जो फ्रांस के द्वारा भेजा गया एक गवर्नर जनरल था। उस समय यह जो कर्नाटक के गवर्नर जनरल बनने से पहले यह यहाँ का था, चंद्रनगर का शायद था। तो ध्यान में रखेंगे। तो अब क्या हो जाता है कि देखिए समझिए परिस्थिति, पहले डुप्ले आता है। तो डुप्ले फ्रांस के जो मद्रास क्षेत्र होता है उस मद्रास क्षेत्र को अपने सैन्य शक्ति के दम पर और आधुनिक हथियारों और जो आधुनिक जो बंदूकें थी यानी उनके आधार पर कम सैनिक के बावजूद भी वो क्षेत्र को जीत लेता है। और इसे जीतने के बाद क्या होता है, मद्रास को अपने अंडर में ले लेता है। कौन, ये होता है किसके द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा। लेकिन इसी वक्त जो होता है वह हो जाता है ये कौन सा, एला सापेल की संधि हो जाता है, जिसके तहत उधर कहाँ, भारत के बाहर जो होता है फ्रांस जो होता है लुइसबर्ग पर अधिकार करने के लिए ब्रिटेन को भारत से मद्रास देने के लिए कहता है। अब इस वजह से मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि डुप्ले को क्या हो गया, फ्रांसीसी से सपोर्ट नहीं मिला, फ्रांसीसी से उचित सपोर्ट नहीं मिला, शायद मिलता तो परिणाम कुछ और होता। तो इस तरह से पहला संधि होता है एले सापेल की संधि, और इसमें मद्रास को दे दिया जाता है और बदले में फिर उधर क्या हो जाता है, जो ब्रिटेन होता है वह लुइसबर्ग किसको दे देता है, फ्रांस को दे देता है। और फिर डुप्ले को वहाँ से हटा दिया जाता है, ऐसा कहकर कि मतलब बिना पूछे आप ये कदम उठा लिए, काफ़ी अर्थव्यवस्था को हानि हुआ, किसका, फ्रांसीसी को, डुप्ले को। फिर डुप्ले के बाद गोडेहू आता है, गोडेहू आता तो उसके समय में द्वितीय कर्नाटक युद्ध होगा। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक होगा, वह होगा 1749 से 54 के बीच में होगा। उसके बाद फिर गोडेहू आएगा, पांडिचेरी की संधि करेगा, यानी इसके समय में ये सामंजस्य स्थापित करेगा। ये उस तरह से आक्रामक नीति कुछ अपनाता नहीं है जीतने उतने का। उसके बाद फिर आएगा लाली आएगा जो 1858। यह भी क्या होता है कि जो क्षेत्र होता है ये फ्रांसीसी क्षेत्र उस पर आक्रमण कर जीत लेता है। इससे फिर अंग्रेज आक्रामक हो जाते हैं और फिर उसे डुप्ले लाली को अपने अंडर में लेकर उसे गिरफ्तार कर फिर उसे फ्रांस भेज देते हैं और फिर शायद बुलाया जाता है फ्रांस, उसको शायद मृत्युदंड का दे दिया जाता है। तो ये करता वही तो जो तृतीय संधि होता है एला सापेल की, ये पेरिस की संधि। तो ए पाप ए इसका हम लोगों ने चर्चा किया था, इस तरह से होता है। तो इस तरह से क्या होता है, पेरिस की संधि के बाद क्या हो जाता है, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद होते हैं समझिए उसके बाद वो भारत के अंडर में ही आ जाता है। 16 में देखिए पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत के आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था, क्या था उपदेश, तो बिल्कुल था जो व्यापारिक कंपनी, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी भारत का सर्वप्रथम उद्देश्य वही था, काली मिर्च व अन्य मसालों को व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। क्योंकि जब वास्को डी गामा जो प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति थे जो भारत आए थे, उसके बाद यहाँ के मसालों और जड़ी बूटियों को लेकर जब यूरोपीय बाजार में बेचे तो उन्हें काफ़ी मुनाफा हुआ। इस मुनाफे को देखकर क्या करने लगे, होड़ मच गई यूरोपीय लोगों के आने की। तो वही होता ऑप्शन नंबर ए पर्याप्त हो जाएगा। 17 में देखिए 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था, तो स्वागत जो किया जाता है किनके द्वारा किया जाता है, वह किया जाता है कालीकट के राजा जेमरिन के द्वारा किया जाता है, स्वागत किया जाता है। 18 में देखिए पुर्तगाल ने सर्वप्रथम
भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी। अभी हम लोगों ने क्या देखा, पहले देखा कि किस तरह से यूरोपीय व्यापारिक कंपनी की स्थापना होती, फिर वो मुख्यालय स्थापना करते। तो मुख्यालय से पहले वो फैक्ट्री स्थापना करते, उसके बाद भी मुख्यालय वो बनाते, क्योंकि मुख्यालय काफ़ी टाइम के बाद वो स्थापना करते। तो यहाँ पर फैक्ट्री की बात पूछा हुआ पुर्तगालियों के द्वारा। देखिए अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो वहाँ पे तो दिया हुआ है कि कोचीन में 1505 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में, फिर 1505 ईस्वी कोनूर में। लेकिन जहाँ से ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न उठाया गया लुसेंट वाले बुक में, यहाँ पे काली कट दिया है। तो इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए कि क्या इसे का पर्याप्त आंसर होना चाहिए। 19 में देखिए 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया। देखिए आप समझिए, ऊपर एक हम लोगों ने समझा तृतीय कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध हम लोगों ने देखा था किस तरह से जो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, किसका दबदबा रहता है, वह फ्रांस का दबदबा रहता है। लेकिन एला सापेल की संधि के तहत फ्रांस वापस करना पड़ जाता, फिर डुप्ले को बुला लिया जाता। लेकिन देख लीजिए डुप्ले एक योग्य था, शायद अगर डुप्ले को सपोर्ट मिल जाता किसके द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा, तो शायद उसका परिणाम कुछ और होता। क्योंकि एक छोटे से सैन्य टुकड़े के आधार पर आधुनिक हथियारों और ट्रेंड सैनिकों के द्वारा वह छोटे होकर भी उतने बड़े सैनिकों को मात दिया था। तो ये काफ़ी एक बहुत बड़ा सीख था अंग्रेजों के लिए। उसी सीख के तकनीक पर वो भारत में उपनिवेशवाद भी हासिल करता है। तो ये देख लीजिए, लेकिन क्या होता है, फ्रांसीसी को वहाँ संधि हो जाता है और उसको मद्रास देना पड़ जाता है, फिर इसे बोला जाता है वित्तीय घाटा भी फ्रांसीसी उस समय चल रहा था। ये तो था कर्नाटक युद्ध की चर्चा हम लोग की। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी कौन करता है। 1717 में, याद करिए 1715 ईस्वी में एक दूत मंडल भेजा जाता है, और वह जो होता है जॉन सरमन की अध्यक्षता में 3 व्यक्तियों को भेजा था, जॉन सरमन, हैमिल्टन और एक और रहते हैं स्टीफेंस। तो हैमिल्टन और स्टीफेंस सर्जन रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, दोनों सर्जन होते हैं, वो फर्रुखसियर के दरबार में जाते हैं, और उस समय फर्रुखसियर एक घातक बीमारी से जूझ रहा होता है। तो जो हैमिल्टन और जो ये होते हैं कौन, स्टीफेंस, उस बीमारी का इलाज करते हैं। इससे क्या होता है, वह खुश हो जाता है। कौन खुश हो जाता है, फर्रुखसियर। और वह उसी के बदले में वह फिर क्या करता है, फरमान जारी करता है, और उसमें 3000 रुपये के बदले में निःशुल्क व्यापार करने का वह अधिकार मिल जाता है। कलकत्ता के आसपास के गांवों को खरीदने का भी अनुमति मिल जाता है, और साथ में बंगाल में शाही मुद्रालय सिक्का ढालने की अनुमति मिल जाता है। यही शाही फरमान था जो फर्रुखसियर के द्वारा जारी किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि फर्रुखसियर 1713 से 19 के बीच में रहा था। 20 में देख लीजिए, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी। अब देखिए ये थोड़ा समझना होगा, क्योंकि ये थोड़ा आगे का है। तो ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि, देखिए ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि वह मराठा साम्राज्य में आइए। मराठा साम्राज्य में जब क्या हो जाता है, इनका शिवाजी की मृत्यु होता है, उसके बाद जो शासक बनते कौन बनते, बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव के बाद शासक कौन बनते हैं, बाजीराव प्रथम बनते हैं। फिर बाजीराव के बाद उनका बेटा बालाजी बाजीराव। यहाँ तक तो उत्तराधिकारी के साथ में क्या होता है, उत्तराधिकारी शासक बनते जाते हैं। लेकिन परिस्थिति बदल जाता है, बालाजी बाजीराव का शासनकाल 1740 से 61 में होता, और इसी 61 में बालाजी बाजीराव के साथ पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली के साथ भिड़ंत होगा। और इस अहमद शाह अब्दाली में क्या होता है, जो ये होते हैं बालाजी बाजीराव, जाट, रुहेला, राजपूत, सिख, ये सभी अन्य शक्ति मराठों को मदद नहीं करती है। और इन मराठा को मदद नहीं करने के कारण इसमें मराठों की हार होती है। यानी कौन, जो बालाजी बाजीराव होते हैं वो हार जाते हैं, और इस हार के बाद अब कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, उनका अपना पुत्र नहीं होता। इस वजह से एक योग्य और प्रतिभाशाली सैनिक जो होता माधवराव को बनाया जाता है। और इस माधवराव के बाद फिर जब मृत्यु हो जाती है उनकी, अब देखिए इसमें भी मृत्यु जो होता है उसके बाद जो होता है, उसके बाद उनका बेटा, छोटा भाई को बनाया जाता है नरेंद्र राव, क्योंकि बोला था माधवराव का शायद कोई अपना पुत्र नहीं था, तो इसलिए छोटे भाई नारायण राव को बनाया था। अब यहाँ पर कंट्राडिक्ट होता है, नारायण राव जैसे ही बनता है तो उसके चाचा जो रघुनाथ राय होते हैं वह उसका विरोध करते हैं, वह अंग्रेज से जाकर मिल जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही नारायण राव बनता है तो वह काफ़ी अल्प आयु में बन जाता है, जिसके कारण जो कौन होते हैं, उन्हीं के दरबार में एक होते हैं, कौन होते हैं, मंत्री होते हैं, जिनका नाम फडणवीस होता है। ये फडणवीस वही व्यक्ति हैं जब बालाजी बाजीराव का क्या कर रहे थे, पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ रहे थे, उस समय उनके सेवा में कार्यरत थे। ये बहुत चतुर मंत्री थे, कौन, फडणवीस। तो उन्हीं फडणवीस के नेतृत्व में नाना राय को एक टीम तैयार किया जाता है नारायण राव के लिए, जिसे जाना जाता है 12 भाई कौन से। अब क्या करता है, इससे सामना रघुनाथ राव नहीं कर पाता, वह अंग्रेजों से जाकर मिल जाता है और इसके विरुद्ध, फडणवीस के विरुद्ध षड्यंत्र रचना स्टार्ट करता है। फिर फडणवीस की मृत्यु भी हो जाती, बोला था हार्ट अटैक के कारण। अब क्या हो जाता है, फडणवीस की मृत्यु हो जाने के कारण अब वास्तविक सत्ता उसके बेटा रघुनाथ राव के बेटा बाजीराव द्वितीय और फिर अन्य जो बचते हैं दौलत राव सिंधिया और यशवंत होलकर के पास में आ जाता है वास्तविक शासक।
क्योंकि वो अल्पायु हुए रहते हैं। और इधर राणा फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। अब अंग्रेज राणा फडणवीस को सौभाग्य के, क्योंकि वह उसके सामना नहीं कर पाता, भाग के अंग्रेज पर चला जाता। अब क्या हो जाता है कि इधर फिर ये जब तीनों के हाथों में क्या हो जाता है, पेशवा की शक्ति आ जाती है, तो वो क्या होता है कि बाजीराव द्वितीय और सिंधिया दोनों मिलकर होलकर के विरुद्ध क्या करते हैं, मोर्चा बना लेते हैं। अब इधर होलकर भी चालाक, अब होलकर क्या करता है, पेशवा और सिंधिया सेनाओं को मतलब हरा देता। अब यहाँ बाजीराव द्वितीय भागकर अंग्रेजों के शरण में जाएगा, और जैसे अंग्रेजों के शरण में जाएगा तो अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि होगा 1802 ईस्वी में। फिर आप देखेंगे फिर मराठा और बालाजी ये अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में भी युद्ध होगा। तो ये कहानी था, तो इसलिए इस प्रश्न का ये हमें बताना जरूरी था, तभी ये आपको समझ में आता कि कहाँ से परिस्थिति क्या हो गई, प्रतिकूल हो गई। जब बालाजी बाजीराव मरते हैं उसके बाद से स्थिति थोड़ा प्रतिकूल होता है, क्योंकि उत्तराधिकारी के लिए कोई अपने वंशज होते नहीं है। तो यहाँ पर योग्य प्रतिष्ठित सैनिक माधवराव बनता है, फिर उनका भाई छोटा नारायण राव आता। नारायण राव जैसे बनता तो उसका चाचा को बर्दाश्त नहीं, रघुनाथ राव इसका विरोध करता, वह अपने आप को समझता कि हम बनेंगे। अब इसके विरोध में फिर नारायण फडणवीस क्या करते हैं, एक 12 काउंसिल भाई तैयारी करते हैं जो उसे सुरक्षा करे और एक मजबूत टीम को कायम करे। तो फिर नारायण फडणवीस की मृत्यु होती है और उधर नागौराव नारायण ब्रिटिश के साथ मिल जाता है। फिर आप देखेंगे किस तरह से बाजीराव बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ होता है। फिर वही आंग्ल द्वितीय युद्ध होगा 1803 से 6 में बाजीराव द्वितीय के साथ। प्रथम तो हो जाता है माधवराव के साथ 1875 से 82। तो ये कहानी था। 21 में देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तराधिकारी रॉबर्ट क्लाइव का तो ये रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में वह 1772 से 75 में हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में जब आपको देखा हुआ 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया जाता है। उस एक्ट में सख्त तौर पर कहा जाता है कि जो ब्रिटिश जो व्यापारी है, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो भारत में व्यापार कर रहा, वह उसका कोई व्यक्ति है जिसका निजी मामला नहीं होगा, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का वह निजी मामला नहीं होगा। इसके एवज में जो है यहाँ ब्रिटेन क्या कर सकता है, नियम कानून बना सकता है और उसे वह पालन करना होगा। यानी उस शक्तियों को फिर अपने अपने कंट्रोल में क्या करता है, ब्रिटिश शासक लेना स्टार्ट करता है। वही 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसमें आप देखेंगे किस तरह से क्या क्या था, कंट्रोल ऑफ बोर्ड की स्थापना किया जाएगा, ये सभी होगा। इस तरह से नियंत्रण स्टार्ट होता है। तो वही रॉबर्ट क्लाइव उस समय उसका क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उत्तराधिकारी होता है रॉबर्ट क्लाइव के बाद, इसलिए बात, क्योंकि बैटिंग देखिए, बैटिंग का शासनकाल अगर आप देखेंगे तो 1828 से 35 हो जाएगा। फिर कर्नवालिस का भी देखेंगे तो कर्नवालिस का सोचिए 1886 से 93। बेलेजली का देखिए तो 1898 से 1805। तो इसलिए वारेन हेस्टिंग्स ही इस ऑप्शन के अनुसार पर्याप्त है। 22 में देखिए, किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। तो याद करिए, हम लोगों ने देखा था ब्लू वाटर पॉलिसी हुआ जो है फ्रांसो डी अल्मीडा के द्वारा वह अपनाया गया था। इसमें क्या था, ब्लू वाटर पॉलिसी में मतलब उनका जो उद्देश्य था क्या था, शांतिपूर्वक व्यापार करने का था। वही उनका जो मूल उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करने का, वह ब्लू वाटर पॉलिसी कराया। नेक्स्ट देखिए, फिर आगे हम देखेंगे कार्टेज व्यवस्था हुआ। कार्टेज व्यवस्था किसके समय में, वह नूनो डी कुन्हा के समय में आएगा। कार्टेज व्यवस्था यानी परमिट लेना आवश्यक होता था। अगर अरब सागर में कोई भी व्यापार करना चाहता हो तो पुर्तगाली के उस समय कार्टेज व्यवस्था परमिट लेना आवश्यक होता था। उसमें वह क्या होता था, आपको पुर्तगाली जो होगा आपके जहाज़ के साथ और अन्य जहाज़ को सुरक्षा के साथ में भेजेगा, जो आपको अरब सागर पार करवाएगा। कहानी आगे है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक हुआ अल्बुकर्क। हमने चर्चा किया ना, यही अल्बुकर्क है जो वास्तविक शासक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके समय में क्या हुआ, पुर्तगालियों का जो विस्तार होता है, जिसमें आप देखेंगे कि गोवा को अपने अधिकार में लेता है बीजापुर के शासक से। फिर क्या होता है, मलक्का की संधि को भी नियंत्रण में करता है। फिर आप देखेंगे कि क्या होता है, भटकल में भी किला बनाता है। फिर आप और क्या देखेंगे कि 1515 में एक चर्च का भी बनाया जाता है, जो सेंट जेवियर चर्च का आता है। फिर होता है पुर्तगालियों को स्थानीय स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये काफ़ी इसके समय में विकास होता है। 24 में देखिए, अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान के गोवा से छीना था। तो अब्दुल देखिए, यूसुफ आदिल शाह भी है और अली आदिल शाह भी। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह हो जाएगा। तो गड़बड़ नहीं करना है, ऐसा नहीं अली आदिल शाह मार दीजिए। ये अली आदिल शाह दिया ही इसलिए ताकि आप कन्फ्यूज करिए। वह कब हुआ था, 1510 ईस्वी में। 25 में देखिए, पुर्तगाली उपनिवेशवाद का प्रथम गवर्नर कौन था। तो पुर्तगाली उपनिवेशवाद का प्रथम जो गवर्नर था, हम लोगों ने देखा ना, पहले तो वास्को डी गामा आया था। वह किस लिए, वह नेतृत्व में 1498 ईस्वी व्यापारिक कंपनी के नेतृत्व में। लेकिन जब वायसराय कब भेजा गया, वह भेजा गया कि ये इनके बाद वास्को डी गामा के बाद तो पेट्रोल बेरेज आते हैं ना, फिर पेट्रोल में फिर वास्को डी गामा। उसके बाद 1505 ईस्वी में किनको भेजा जाता है, फ्रांसो डी अल्मीडा को, जो 1505 से 1509 के बीच में रहेंगे।
तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांसो डी अल्मेडा। अल्बुकर्क तो इसके बाद में आएंगे 1509 से 15 जो वास्तविक शासक होंगे। 26 में देखिए किस अंग्रेज ने पुर्तगाली को सैलवी के स्थान पर हराया था। समझिए परिस्थिति को, सैलवी गुजरात के नज़दीक एक जगह है, गांव है समझिए, वहीं पर यह होता है। यह एक नौसैनिक लड़ाई होता है पुर्तगालियों के बीच और अंग्रेजों के बीच। इसमें पुर्तगाली बेड़ा को हराया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। वह होता थॉमस बेथ के नेतृत्व में यह नौसैनिक लड़ाई। हालांकि इस लड़ाई के बाद मतलब जहांगीर इससे काफ़ी प्रभावित होता है, क्योंकि जहांगीर को भी इससे परेशानी हो रहा था, क्योंकि आपको देख रहे थे ना कि यहाँ पर क्या होता है, काटेज व्यवस्था भी लागू हुआ हो गया था। तो यह हो जाएगा थॉमस बेस्ट हो जाएगा। 26 के बाद 27 में आइए, 27 में आ जाइए। 27 में कर रहा है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालीन कारण था। देखिए हमने कर्नाटक युद्ध की चर्चा की कि किस तरह से कर्नाटक युद्ध होता है, जिस कर्नाटक युद्ध में क्या हो जाता, फ्रांसीसियों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया जाता। क्यों किया जाता, वहाँ पर उत्तराधिकार के लिए किया जाता है। अंग्रेज भी चाहता है और इधर फ्रांसीसी भी चाहता है। और क्या अंग्रेज और फ्रांसीसी से पहले क्या यहाँ का कोई वास्तविक शासक, हाँ बिल्कुल थे, लेकिन आपको पता होगा ना कि जैसे ही अंग्रेजों की मृत्यु 1717 ईस्वी में होती है, उसके बाद क्या हो जाता है कि जो भी शासक होते हैं वह उतने योग्य नहीं होते, छोटे छोटे अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। उधर अवध स्वतंत्र कर लेगा, इधर बंगाल स्वतंत्र कर लेगा, इधर आप देखेंगे तो तमिलनाडु इधर हो जाएगा, ये सभी अपने आप को क्या कर स्वतंत्र कर लेगा। तो धीरे धीरे उतने मजबूत नहीं हो रहे थे। तो वही चंदा साहिल, उसमें क्या हो जाता है, जो शासक होते हैं दोस्त अली के निधन के बाद ये फ्रांसीसी चंदा साहिब को बनाना चाह रहा था, और ये जो अंग्रेज था वह मोहम्मद अली को बनाना चाह रहा था शासक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, देखिए क्या होता है, अब होता है कारण क्या होता है, देखिए ये तो होता ही होता कारण शासक बनाने को लेकर एक पक्ष उसे सपोर्ट करता है, एक पक्ष दूसरे प्रतिद्वंदी को सपोर्ट कर रहा होता है। जैसे देखिए ना कि दोस्त अली खान का वहाँ का जो शासक होता है मरता है, उसके बाद ये कंट्राडिक्ट होता है। उसकी देखिए परिस्थिति क्या होता है, तत्कालीन कारण यहाँ पर पूछा। तो तत्कालीन कारण ये होता है, ये सभी तो चलता ही चलता है, लेकिन एक का युद्ध अवश्यम भावी हो गया, अरे उसके बाद वो हो गया घटना स्टार्ट, तो वही हुआ तत्कालीन कारण। तो क्या होता है, परिस्थिति ये बनता है कि जो अंग्रेज सैनिक होते हैं, एक होता है कैप्टन होता है बॉर्नेट कर जो अंग्रेजी कैप्टन होता है बॉर्नेट के नेतृत्व में जो अंग्रेजी सेना होते हैं वह फ्रांसीसी सेना के जहाज़ों को डुबा देते हैं। और इसको लेकर क्या हो जाता है, जो डुप्ले उस समय होता है उसको काफ़ी गुस्सा बनाता है। अब वह क्या होता है, एक गवर्नर को, जो फ्रांसीसी गवर्नर ला बुर्दने, जिसको नौसैनिक में काफ़ी वो माहिर था, काफ़ी योग्य था, उसे बुलाया जाता है इस पक्ष को लेकर। तो ला बुर्दने वहाँ से आता है, कहाँ से, मॉरिशस, उसमें मॉरिशस में वो कमान संभाल रहा होता है, उसी के नेतृत्व में। अब ला बुर्दने के नेतृत्व में वह क्या संभालता है, इस कमांड संभालता है किसका, यह फ्रांसीसियों का। हालांकि बोला जाता है कि यहाँ पर जो अंग्रेजों का हारने का कारण और भी था ना, कि जो ला बुर्दने था, ला बुर्दने का वहाँ पर महामारी भी फैल गया था उस तट के पास, कर्नाटक के पास, जिसके कारण ला बुर्दने की मृत्यु हो जाती है। वह भी एक यहाँ पर अवश्यम भावी हो जाता है किसको जीतने का, फ्रांस को। तो फ्रांस क्या होता है, ला बुर्दने के नेतृत्व में यहाँ पर ब्रिटिश सैनिक को हरा देता है। अब ये हारने के बाद मद्रास उसके अंडर में आता है। लेकिन परिस्थिति देखिए 1746-47 के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है, लेकिन वहाँ एरासापेल की संधि हो जाता है, कहाँ, ब्रिटेन के बाहर लुइसबर्ग में। अब इधर लुइसबर्ग में फ्रांस अधिकार करना चाहता है, उसके बदले में इसको मद्रास को देना पड़ जाता है, तो जीता हुआ क्षेत्र भी वापस करना पड़ जाता है। तो तत्कालीन कारण क्या था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया गया था और डुबा दिया गया था। इसमें ला बुर्दने उधर का था, हाथ था उसका कैप्टन का अंग्रेजों का। तो ये एक तत्कालीन कारण था। 1828 में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो खान की उपाधि से सम्मानित किसे किया था, वह हॉकिंस को। हमने देखा ना किस तरह से जो हॉकिंस होते हैं वह हेक्टर नामक जहाज से भारत 1608 ईस्वी में आते हैं, और इस हॉकिंस को तुर्की और फारसी का ज्ञान होता है। और जब यह जहांगीर के दरबार में पहुंचता है तो इसे काफ़ी प्रभावित होता है जहांगीर। तो इसे क्या करता है, खान की उपाधि और 400 मनसब भी प्रदान करता है। नेक्स्ट 29 में देखेंगे, उस क्षेत्र का पहचान करें जहाँ से यूरोपीय वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। वह बिहार का क्षेत्र था। यही वो बिहार का क्षेत्र है जहाँ से उत्तम किस्म का सोरा प्राप्त किया जाता था। खासकर ये जो क्षेत्र आप देखेंगे ना, पटना कॉलेज के आसपास का उत्तरी इलाका है वो, जहाँ से ये फैक्ट्री लगा था सबसे पहले। 30 में देखिए, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो 1612 में अंग्रेजों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो कहाँ की थी, याद करिए अंग्रेज, तो वह हो जाएगा सूरत में। अब प्रश्न उठता है कि सूरत में, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो अगर क्या मिला, व्यापार कोठी बनाने का तो सूरत में मिला, लेकिन बीच में काम रोक दिया गया, तब मछलीपट्टनम 1611 ईस्वी में बन गया। क्यों रोक दिया, क्योंकि वहाँ के पुर्तगाली व्यापारी, स्थानीय व्यापारी इसका विरोध करने लगे। इसके कारण जो फरमान था, जो दिया गया था जहांगीर के द्वारा, उसे वापस ले लिया गया, तो जिसके कारण डिले हुआ बनने में, तो वह इसलिए सूरत हो जाएगा। पहली फैक्ट्री की बात हुई है।
तो क्योंकि इसमें मसूलीपट्टनम तो दिया हुआ नहीं, अगर मसूलीपट्टनम देता तो हम लोग थोड़ा विचार करते कि किस अनुसार प्रश्न पूछा है, किस एक शासक ने। लेकिन पहली फैक्ट्री जो बनकर तैयार हुआ मसूलीपट्टनम में, सूरत वाला में डिले हुआ। डिले क्यों हुआ ये भी हम लोगों ने जाना। जिस एक शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? अब देखिए कौन एक शासक था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था, याद करिए। फर्रुखसियर भी है, शाह आलम प्रथम भी है, शाह आलम द्वितीय भी है, तो वह हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। अब प्रश्न उठता है कि शाह आलम द्वितीय ने किस प्रकार से ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो आप सोचिए कि यह कब, जब हॉकिंस अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी थी, तो प्रारंभ में तो अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन क्या हो गया, वो जो वहाँ के पुर्तगाली के शत्रुतापूर्ण व्यवहार के कारण और स्थानीय लोगों के विरोध के कारण क्या हो गया, वापस ले लिया, उसे वापस कर दिया गया। उसके बाद क्या हो जाता है कि दीवानी प्राप्त करने का जो अर्थ हुआ इसमें क्या हो गया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो गया, यही हुआ दीवानी का अर्थ। तो आप सोचिए उस समय, आप एक बात याद करिए कि यहाँ पर कह रहा है दीवानी प्राप्त। सोचिए जब बक्सर का युद्ध होता है, उस बक्सर के युद्ध में जीत होती है किसकी? अंग्रेज की होती है। और उसके बाद फिर उस समय रॉबर्ट क्लाइव कहाँ होता है? इंग्लैंड होता है। तो सभी का सहमति होता है कि जिसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी उससे ही भेजा जाए, अर्थात तो रॉबर्ट क्लाइव वहाँ से आता है और फिर इलाहाबाद की संधि करता है, जिसमें से वह इलाहाबाद की संधि जब करता है तो काड़ा क्षेत्र देने के लिए उसे राजी करता है और उसके बदले में बिहार, उड़ीसा, बंगाल का दीवानी अपने अंडर में ले लेता है। और उस समय बंगाल के जो अवध के शासक होते हैं, बंगाल के साथ शाह आलम द्वितीय होते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए शाह आलम द्वितीय हो गया और अवध में शुजाउद्दौला होता है और इधर मीर कासिम होता है। तो इस तरह से होता है, क्योंकि मीर कासिम ही ना होता, भागकर वहाँ पर जाता है। जब उसे हटा दिया जाता है मीर कासिम को, तो वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला और इधर शाह आलम द्वितीय से मिलकर क्या करता है, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करना चाहता है, जो बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस बात को अंग्रेज को पता चल जाता है तो पहले ही पहुंच जाता है और जाकर हमला करता है। इसमें यह तीनों एक साथ, तीनों की हार होती है। इसी के बाद तो मतलब मार्ग प्रशस्त हो जाता है भारत में ब्रिटेन का। तो इस तरह से फिर क्या हो जाता है, जो 26 लाख रुपये का पेंशन भी दिया जाता है, किसको? शाह आलम द्वितीय को। इसी बात पर नहीं कहा जाता है कि आपको 26 लाख रुपये का कंपनी क्या देगी, पेंशन देगी आपको, और उसके बदले में आप हमें दीवान दीजिए। तो 3 क्षेत्र का दीवान उन्हें दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 32 में, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी। तो कह रहा है काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में जो पुर्तगाली कौन किया था बंगाल में। अब बंगाल के करा चिंसूरा, हुगली और श्रीरामपुर। देखिए चिंसूरा हो जाएगा वो, सॉरी चिंसूरा नहीं, हुगली हो जाएगा, क्योंकि बंगाल की में हुगली और चटगांव में अधिकार करने में सफल रहे थे कौन? पुर्तगाली। तो ही करा बंगाल के पुर्तगाली, तो ही हो जाएगा पुर्तगाली हो जाएगा, वह हो जाएगा हुगली। भारत के पूर्वी समुद्र तट पर और मद्रास के सैंथोम में भी ये अपना फैक्ट्री स्थापित किया था, तो यहाँ पर हुगली हो जाएगा। देखिए यही जब हुगली के क्षेत्र में जाएगा ना तो आगे चटगांव भी मिलेगा, उस पर भी एक प्रश्न आगे है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर, तो वह मुंबई होगा, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। जो कौन सा द्वीप है? सालसेट द्वीप पर अवस्थित है। हालांकि रामेश्वरम भी द्वीप है, लेकिन सबसे बड़ा पूछा है ना। 34 में देखिए, भारत में तंबाकू प्रचलन का श्रेय किसे है? तो भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो हो जाएगा देखिए ऑप्शन में अंग्रेज का, पुर्तगाली का। तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, इस प्रश्न का सही जवाब पुर्तगाली ही हो जाएगा। चाहे प्रिंटिंग मशीन की बात हो, चाहे वो आलू प्याज की बात हो, यही पुर्तगाली को द्वारा पहले लाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। देखिए एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों का सामुद्रिक सम्राट था। देखिए एस्तादो द इंडिया क्या था? एस्तादो द इंडिया था कि हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रण और उसके ऊपर कर लगाने का जो प्रयास था, यही एस्तादो द इंडिया कहलाया, जो समुद्रिक पुर्तगालियों का समुद्रिक साम्राज्य का नाम था। कार्टेज क्या था? अब देखिए कार्टेज के बारे में जानिए। कार्टेज क्या था? एक प्रकार का काफिला व्यवस्था था। इस कार्टेज व्यवस्था में क्या था कि अगर अरब सागर में किसी को भी व्यापार करना हो तो पुर्तगालियों से परमिट लेना होगा, वही परमिट कार्टेज कहलाता था। अब परमिट मिलेगा तब आपको सुरक्षा के लिए अन्य बेड़ा भी किसके द्वारा भेजा जाएगा? पुर्तगालियों के, जो आपके शासन में चलेगा और अरब सागर को पार कराएगा। इस तरह से ये व्यवस्था कार्टेज एक तरह से कर व्यवस्था थी, पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला एक आज्ञा पत्र था। नेक्स्ट देखिए इनक्विजिशन, पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्याय। देखिए इनक्विजिशन बिल्कुल सही बात है। 1560 ईस्वी में गोवा में क्या किया गया था? एक ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना किया गया, उसी को इंस्टीट्यूशन ऑफ इनक्विजिशन कहा जाता है। तो इसी की स्थापना की गई थी। तो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायालय किसके लिए? ईसाई धर्म के लिए, वही इनक्विजिशन है। फिर देखिए पार्टो ग्रांडे। देखिए आ गया ना, पुर्तगालियों द्वारा चटगांव को दी गई संज्ञा। ये क्या था? पुर्तगाली पहली बार 1528 ईस्वी में असम के पास चटगांव में
क्या किया था, सुल्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह था जिसे फारस और बंगाल में शाही बंगाल के नाम से भी जाना जाता था, जो स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखिए 36 में 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से शाही कालक्रम देखिए। सबसे पहले प्लासी 1757 में हुआ, अंबर युद्ध, चलिए अंबर युद्ध नहीं ध्यान में तो रहने दीजिए, बक्सर युद्ध 1764 में हुआ, वांडीवास का युद्ध 1700 कितना होता है वांडीवास 1760 ईस्वी में, वेडरा का होता है 59 में। तो ये देखिए सबसे पहले प्लासी, तो देखिए कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी पर नजर डालेंगे तो ठीक है, अंबर नहीं पता, लेकिन पहले प्लासी के बाद बांडीवास से बांडीवास के बहुत, ये क्रम सही लग रहा था, ऑप्शन नंबर बी मार सकते हैं, क्योंकि प्लासी के बाद वांडीवास किसी में नहीं है। नेक्स्ट देखिए 37 में भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब करा कौन सही नहीं है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, अब क्या ये सही है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क के नेतृत्व में गोवा पर कब्जा किया जाता है। बी में देखिए अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिणी में मसूलीपट्टनम में लगाया, बिल्कुल सही बात है, 1611 ईस्वी में। अब आपके मैंने प्रश्न लगा तो सूरत में क्या हुआ था, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर कारखाना को लगा लिया, वहाँ पर जरूर मिला था कारखाना सूरत में स्थापित करने का कारण, लेकिन वहाँ के स्थानीय व्यापारियों और पुर्तगालियों के विरोध के कारण क्या कर लिया गया, उसके बाद जो दिया गया था आज्ञा वो वापस ले लिया गया, फरमान को उसे रद्द कर दिया गया विरोध के कारण, फिर वो होता है बनकर 1612 से 13 में तैयार होता है। फिर देखिए सी में पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला, बिल्कुल सही बात है कि 1633 ईस्वी में जो अंग्रेजी कंपनी है वह उड़ीसा में अपना पहला कारखाना खोलती है। फिर देखिए डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर, हमने देखा कि किस तरह से कर्नाटक युद्ध में डुप्ले के नेतृत्व में, जब डुप्ले किस तरह से वो जीतता है, जिसमें हम देखे थे कि जो लाबुर्दने होता है, लाबुर्दने क्या होते हैं, उनको बुलाया जाता है कहाँ से, जो मॉरिशस के होते हैं उस समय, वो सैनिक सेनापति होते हैं, काफ़ी दक्ष होते हैं, उनके सहयोग से क्या किया जाता है, यह अंग्रेजों को जीत लिया जाता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो क्या है सही नहीं, बाकी तो सब सही ही है। जो प्रथम कर्नाटक की 1746 से 48 के बीच चला था। चलिए 37 के बाद हम लोग 38 में आते हैं। 38 में कह रहा है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ स्थापना किया। तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना जो स्थापना किया सूरत में, पुलिकट में, कोचीन में और कासिम बाजार में। अब देखिए फ्रांसीसी की चर्चा हो रही है, तो सोचिए फ्रांसीसी कहाँ सबसे पहले अपना स्थापना करता है, तो फ्रांसीसी पहले वो आता है, कब आता है, वह आता है 1664 ईस्वी में आता है, और डच तो 1602 ईस्वी में ही आ जाते हैं, तो 1664 में वो आता है। हालांकि जहाँ पर वो आता है तो वह मेडागास्कर द्वीप पर पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर वो क्या होता है, मतलब काफ़ी वो मतलब स्थापना नहीं कर पाता। फिर दूसरा होता है लुइसबर्ग, 14 के होते हैं जो मंत्री होते हैं किसके, फ्रांस के, उनके नेतृत्व में एक क्या होता है कि दूसरा दल 1667 ईस्वी में पहुंचता है, कहाँ, भारतीय उपनिवेशवाद में पहुंचता है, वही 1667 ईस्वी में सूरत में अपना पहला व्यापारिक कोठी वो स्थापना करता था। ये ध्यान में रखिएगा, वह जो होते हैं लुइस 14 होते हैं, मंत्री होते हैं, काल्बर्ट तथा सरकार की सहायता से 64 में भारत में व्यापार करने के लिए फ्रांसीसी कंपनी ओरिएंटल की स्थापना की जाती है, और सबसे पहले वो मेडागास्कर पर पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ उपनिवेशवाद स्थापित करने में असफल होते हैं। फिर 1667 ईस्वी में फ्रैंको के दल में दूसरा दल आएगा, फिर 1664 में वो स्थापना करेगा सूरत में। 39 में देखिए मेडागास्कर थी, वो आपको मिलेगा अफ्रीका के जस्ट आप पूर्वी साइड देखेंगे नीचे में, जहाँ पर मोजाम्बिक नामक धारा चलेगा। 39 में देखिए भारत में पहली मुद्रण मशीन, प्रिंटिंग मशीन की स्थापना का श्रेय वह पुर्तगालियों को ही जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। भारत में व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे। अब बताइए जो व्यापारिक कंपनी के कारखाने क्या होते थे पहले, अभी के तो कंपनी जो कारखाना होता है वो उत्पादन होता है, भंडार गृह अलग होता है, लेकिन क्या हो रहा था उस समय जो व्यापारिक कंपनी के कारखाने फैक्ट्री होते थे वो तो भंडार गृह होते थे और उत्पादन केंद्र दोनों होते थे साथ में। 41 में देखिए पुर्तगाली उपनिवेशवाद गोवा, दमन और द्वीप को किस जन आंदोलन के दल पर भारत को भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया। देखिए पुर्तगाली जो उपनिवेशवाद आपको पता होगा ना, सबसे बाद में पुर्तगाल ही छोड़कर गया, जो गोवा, दमन और द्वीप को भारत में किस आंदोलन के बल पर इसे भारत में मिलाया गया, तो अब 1961 ईस्वी में क्या कहता है भारतीय गणराज्य में इसे शामिल कर लिया था। सबसे बाद में छोड़ने वाला यही क्षेत्र होता है और पुर्तगाली ही होता है। ये देखिएगा पुर्तगालियों को पहली फैक्ट्री कालीकट कालीकट 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था, तो करा पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने किया था। अब सोचिए क्या आता 1500 ईस्वी में कौन आता है, तो पेड्रो डे अल्वारेज आते हैं वास्को डी गामा के बाद। 1500 ईस्वी में आएंगे तो कोचीन में पहली फैक्ट्री लगेगा, फिर क्या लगेगा, फिर कोन्नूर में 1505 में लगेगा, तो इसलिए पेड्रो अल्वारेज इसका
सही जवाब हो जाएगा क्योंकि 1500 दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत में भारतीय वस्त्रों का प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जिस तरह से पुर्तगालियों ने भारत का मसाले का श्रेय दिया, भारत को मसालों का देश के रूप में संज्ञा दिया, ठीक उसी प्रकार है जो डच के बारे में बोला जाता है कि डचों ने भारत में क्या किया, सूती वस्त्रों के उत्पादन तथा सूती वस्त्रों को निर्यात में काफ़ी भूमिका लगाई। तो डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों को निर्यात में अधिक महत्व दिलाया। तो यहाँ पर प्रश्न है कि हॉलैंड वासियों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, और यहाँ पर कह रहा है कि पुर्तगालियों द्वारा। तो देखिए यहाँ पर आंसर फ्रांसीसियों दिया है, तो हमें थोड़ा सा आप हमें इसका जवाब दीजिए कि क्या होना चाहिए। मेरे अनुसार तो लग रहा है डच भी काफ़ी क्या किया था, भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया था। डच भी इसका 44 में देखिए, डच ने भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे थे डचों को? आप बताइए, डच को कौन रहे थे? बिल्कुल अंग्रेज रहे थे। अब कब अलग हुए थे? तो वह बेडरा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था बेदरा का युद्ध? हुआ था 1759 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब 44 का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, हो जाएगा अंग्रेज। अब देखिए नीचे प्रश्न है, डचों को हराया था। डच को हराया था कौन? बेदरा। बेदरा कहाँ है? बंगाल में होता। बंगाल में दोनों एक दूसरे के आमने सामने भिड़ गए थे और इसमें क्या हो गई थी, इसमें जो डच होता है, डच की हार होती है और इस हार के बाद उनका जो क्षेत्र होता है, जो वह विस्तारवाद कर रहे थे, उनकी नीति बंद हो जाती है और वो सिकुड़ कर रह जाते हैं मात्र। तो वही बेडरा का युद्ध बंगाल में होता है, जिसमें डचों की हार होती है और उसके बाद वो अपना जो साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, उसी के बाद से वो संकीर्ण स्टार्ट होता, बंद हो जाता है। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में, अब डच के द्वारा कर रहा है कि 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापना किया गया? तो ऑप्शन में सूरत है, कालीकट है, मुस्लिम। अभी ऊपर एक प्रश्न आया था कि जो फ्रांसीसियों के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में, लेकिन यहाँ पहली फैक्ट्री है 1605 ईस्वी में। अब ऑप्शन है कालीकट, मसूलीपट्टनम और पुलिकट। तो आपको ध्यान में रखना होगा, वह प्रश्न हो जाएगा मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में डचों के द्वारा क्या किया गया था, पहला फैक्ट्री। अब आया कब, कंपनी कब बनकर तैयार हुआ था? 1602 ईस्वी में। तो यह भी ध्यान में रखना है। अब देखिए 47 में क्या करा है, 47 में करा है सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी। देखिए अब देखिए यहाँ पर अंग्रेजी व्यापारी कह दिया, अगर अंग्रेजी व्यापारी भी नहीं होता ना, तो प्रिंस सिकरी और आगरा सबसे पहले रॉल्फ फिच के द्वारा किया था, लेकिन वो व्यापार के उद्देश्य से नहीं आता, वो एक भ्रमण के तौर पर निकलता। अर्थात ये कहिए कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहाँ के शासक के द्वारा ही मतलब इस चीज़ को उनके नॉलेज में होता है, तभी वो वहाँ से निकला जाता है, खासकर दक्षिण पूर्वी के भ्रमण के साथ। एक तरह से कहिए कि व्यापारिक खोजी होता है, तो रॉल्फ फिच के द्वारा उससे पहले ही अकबर के शासनकाल में ये भारत आ चुका होता है। तो वही प्रश्न दिया है कि सिकरी और आगरा, वो सिकरी भी जाता है और आगरा भी जाता है। यहाँ पर कभी गलत से अगर रॉल्फ फिच दिया हो तो रॉल्फ फिच के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि वह सबसे पहले अंग्रेजी व्यक्ति है जो भारत में आने वाला था। क्या वो भारत में सिर्फ आया नहीं, श्रीलंका भी गया था और ये चीन भी गया था। तो इन सभी क्षेत्रों को दक्षिण पूर्वी एशियाओं में ये भ्रमण किया था उस समय, और फिर यह जाता है तभी वो इस चीज़ को बता पाता। उसके बाद क्या होते हैं, अंग्रेज आश्वस्त होते हैं, फिर वे टीम तैयार किया जाता है, जो उस टीम के सहायता से एक कंपनी की स्थापना की जाती है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जानी जाती है। तो एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक बने थे उस कंपनी की स्थापना में। रॉल्फ फिच का जो अनुभव हुआ था, बहुत काम किया था। 48 में देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मर्चेंट एडवेंचर, साहसिक व्यापारियों के नाम पर किया जाने वाला कुछ व्यापारियों ने किया था, जो क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें हम लोग देखिए जो पहला गवर्नर होते हैं कौन होते हैं, टॉमस स्माइथ होते हैं, जो शुरुआती में तो ज़्यादा दिन नहीं, 4 ही महीना के लिए बनते हैं, क्योंकि इस कंपनी के रूल अधिनियम बनाने समय श्रेय जो टॉमस स्माइथ को जाता है। फिर जब वो बनता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, जब उसको आधिकारिक तौर पर ये क्या कर दिया जाता है, उसको मान्यता मिल जाता है व्यापार करने के लिए, तो उस समय जो 3 महीने के लिए होते हैं। हालांकि फिर बाद में एक्सेस विद्रोह का उन पर आरोप लगता है तो उनको हट जाते हैं कुछ दिन, फिर 1603 ईस्वी में रॉल्फ फिच ही बनते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। देखिए 49 में कह रहा है 31 दिसंबर 16 ईस्वी को किसने रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया? तो महारानी एलिजाबेथ थे, वही है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापना करने के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करने का अधिकार 15 वर्षों के लिए फरमान जारी किया जाता है। 50 में देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑप्शन में है, अब यहाँ पर ना ही रॉबर्ट क्लाइव है और ना ही वारेन हेस्टिंग है। अब आप सोच में पड़ गए हो, तभी चर्चा की ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर की बात की जाए तो वह टॉमस स्माइथ थे। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था, उस स्थापना करने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन नियम को भी तय किया गया था, तो उसमें टॉमस स्माइथ का महत्वपूर्ण योगदान रहता। और जब बनकर तैयार होता तो शुरुआती में इन्हीं को गवर्नर 4 महीने के लिए रखा जाता। हालांकि और ज़्यादा दिन तक रहते, लेकिन फिर एक्सेस विद्रोह का आरोप लगने के कारण इन्हें पद ये छोड़ना पड़ जाता है।
फिर वो जब उससे क्लियर हो जाते हैं तो फिर 1603 ईस्वी में इन्हें पद मिलता है, फिर वो 1603 से 5 तक भी रहते हैं। तो ये कहानी था, इसलिए इसका सही जवाब टॉमस स्माइथ होगा। आप इसमें क्या होगा, क्लाइव बिल्कुल नहीं मारेंगे, रॉल्फ फिच भी नहीं मारेंगे, टॉमस रो भी नहीं मारेंगे, ये ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए सब्जेक्ट मिलते हैं। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करें।